बेसिकली आज हम अच्छी क्लास में हम देखेंगे कि हमने अभी इससे पहले के जो 2 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने क्या पैथोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, कि पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने ये देखा था। इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था, सेल्यूलर एडेप्टेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था कि सेल्यूलर एडेप्टेशंस का बेसिक सा मतलब ये होता है कि जब भी आपकी नॉर्मल सेल पे कोई भी इंजरी हो, है ना, कोई भी क्या हो, इंजरी या फिर कि स्ट्रेस, है ना, तो उसके रिस्पॉन्स में जो सेल्स क्या करेगी, खुद को एडजस्ट करेगी, है ना, सेल खुद में क्या करेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एडेप्टेशंस। ठीक है, नॉर्मल सेल इंजरी या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो एडजस्टमेंट्स करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एडेप्टेशंस। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये आती है ना कि भाई इस सेल को क्या स्ट्रेस है, इस सेल को क्या स्ट्रेस है या फिर क्या इंजरीज होंगी। ठीक है, तो ये बात हमने जब फर्स्ट जो लेक्चर देखा था उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी, और अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे हमने एक टर्म क्या देखी थी, इटियोलॉजी, है ना। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वाई ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ क्यों हो रही है ना, कोई भी कंडीशन है ना, क्यों हो रही है वो, तो जो वाई वाला फैक्टर है उसको हम किस में पढ़ते हैं, इटियोलॉजी में। ठीक है, तो अब अगर आप ये पूछो, अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे क्या इंजरी है ना, ऐसा कौन सा स्ट्रेस आ रहा है सेल पे, ठीक है, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, इटियोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सेल की अगर इंजरी हो रही है, सेल को कोई इंजरी हो रही है ना, तो क्या हो सकता है, सेल को किस तरीके से इंजरी हो सकती है। ठीक है, मैं गैस कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच रहे होंगे कोई भी इंजरी, जैसे कि कहीं पे कुछ लग गया, जैसे अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो मतलब कहीं पे कुछ लग गया है ना, तो जैसे कि उसको थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिकली बोलना चाहूँ तो आप क्या बोल सकते हो, कोई फिजिकल एजेंट, ठीक है ना, फिजिकल एजेंट्स मतलब कि क्या हो गया, वही कोई मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, जैसे कि लेट सपोज मैकेनिकल ट्रॉमा मतलब कि क्या, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, और बहुत कुछ भी हो सकता है ना। इंजरी कैसे हो सकती है, थर्मल इंजरी हो सकती है ना, कि कहीं बहुत ही गर्म लग गया, कहीं कुछ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हमें लग गया, है ना, तो इस वजह से भी क्या, सेल्स को कुछ प्रॉब्लम होंगी, सेल्स को एडजस्टमेंट करने होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फिजिकल एजेंट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि क्या, केमिकल्स होते हैं, है ना, ड्रग्स होती है ना, या फिर सबसे कॉमन क्या हो सकता है, कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं। माइक्रोबियल एजेंट्स में क्या क्या आ सकता है, आपका वायरस आ सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, वायरसेस हो गए। ठीक है, और क्या हो गए, फंजाई, फंगी, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो। ठीक है, इसके अलावा और एक सबसे कॉमन फिनोमेना क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका एजिंग, है ना। एजिंग में भी क्या होगा, सेल्स का क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे सेल्स में। ठीक है, अब इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी है ना, जो मैं यहाँ पे 5th लिख रही हूँ, एंड दैट इज हाइपोक्सिया। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजी क्या होगी इनमें से, तो मेरा आंसर क्या होगा, हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया क्यों, है ना, हाइपोक्सिया क्यों। ठीक है, हम वो देखेंगे कि हाइपोक्सिया का क्या रीज़न है, पर उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपको हाइपोक्सिया का मतलब समझ में आता है। हाइपो मतलब समझ में आता है क्या होता है, हाइपो मतलब क्या होता है, और ऑक्सिया मतलब क्या होता है ना। हाइपो का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, कम होता है। ठीक है, और ऑक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डेफिशिएंसी हो रही है। किसकी डेफिशिएंसी हो रही है भाई, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की हो रही है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ O2 है ना, डेफिशिएंसी ऑफ O2 इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। यहाँ तक सही है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद में अब आप नेक्स्ट देखो कि भाई हमें ऑक्सीजन से क्यों इतना लगाव है, हम क्यों चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो सेल्स में। ठीक है, तो हम उसके रीज़न देखते हैं। देखो,
ऑक्सीजन इज, यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शंस, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है, आपको अगर ध्यान हो तो आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिक फंक्शंस में बेसिकली दो चीज़ें आती है, एक आपके कैटाबॉलिक एक्शंस आते हैं और एक आपके एनाबॉलिक एक्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है? ठीक है, तो कैटाबॉलिक मतलब कि क्या, कि ऐसा समझो कि कैटाबॉलिक मतलब ऐड होना, सॉरी कैटाबॉलिक मतलब कि क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना। ठीक है, और एनाबॉलिक मतलब ऐड होना। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मेटाबॉलिक जो फंक्शंस मतलब कि आपके नए टिश्यूज बन रहे हैं, आपके नई सेल्स बन रही है। ठीक है, कुछ जो आपके पुराने टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना, पुरानी सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही है, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस। आपको पता है आपकी सेल्स क्या है, काम करती रहती है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, उन मेटाबॉलिक फंक्शंस के काम चलता रहे उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और अब अगर ये ऑक्सीजन नहीं हुई, यहाँ पे अगर क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे क्या होने को लग जाएगा, आपका ऑक्सीजन जैसे ही कम है तो यहाँ पे आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, अगर आपको ध्यान हो तो जो आपका ये पायरुविक एसिड होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड फिर आपका कहाँ पे जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है। ये नॉर्मल चीज़ होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे जब क्रेब्स साइकिल वगैरह चल रही होती है तो किसकी ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है नॉर्मली। ठीक है, पर अगर अब ये ऑक्सीजन नहीं है तो ये आपका पायरुविक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ मतलब ये सब कुछ चल कहाँ पे रहा है, सीधी सी बात है, सेल के अंदर चल रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ गया, और आपको पता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट इज हार्मफुल फॉर सेल। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, क्या हो रहा है, एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हाइपोक्सिया जो है, हमें पे इटियोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, सेल इंजरी की, उसमें से हमने जो फर्स्ट कंडीशन देखी वो क्या देखी, हाइपोक्सिया देखा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन देखा। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो होते रहे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या हमको देखने को मिलेगा, हमने बोला कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी, पायरुविक एसिड जो है वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप एक और चीज़ आप पढ़ोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन और आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आप बताइएगा अगर आपको ध्यान हो तो। और अगर एक हिंट के तौर पे मैं आपको क्या बता सकती हूँ, यहाँ पे CO2 + H2O है ना, इससे आपको कुछ ध्यान आ रहा है क्या, आप बताना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हाइपोक्सिया। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो है आपका हाइपोक्सिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी, यहाँ तक। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा कि अब इसके एग्जाम्पल्स देखते कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे कॉमन कंडीशन आपके दिमाग में, आपने अभी तक कोई ऐसी कंडीशन पढ़ी है जहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है। अगर आप में से कोई सोच पा रहा है एनीमिया के बारे में, है ना, अगर आप में से कोई सोच पा रहा है किसके बारे में, एनीमिया के बारे में, या फिर सीधी सी बात है क्या हो गया कि हार्ट डिजीजेस के बारे में, है ना, या फिर और क्या हो सकता है, लंग डिजीजेस हो गए। और इसी के साथ साथ और क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ तो समझ में आ गया, क्योंकि एनीमिया हो गया तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर पाएगी आपकी आरबीसीज। ठीक है, हार्ट डिजीज में समझ आता है, क्योंकि अगर आपका सही से ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है तो आपको अल्टीमेटली हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को। लंग्स डिजीज में समझ में आ रहा है कि अगर आपका वेंटिलेशन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है ना लंग्स में, तो अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, इसका क्या मतलब है, ये आपको समझ में आता है क्या? देखो, बेसिकली आपका जो आरबीसीज होती है ना,
मैं बात कर रही हूँ आरबीसीज की, ठीक है। ये आपको क्या करती है, ऑक्सीजन लेकर के जाती है, ठीक है। और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये आरबीसी क्या करेगी, ऑक्सीजन को यहाँ पे दे देगी, ठीक है। पर अब क्या हुआ कि आरबीसी अपने एकदम से स्टड है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन से ज़्यादा किससे अटैचमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। तो अब आरबीसी को क्या समझो कि आरबीसी तो हो गई आपकी बाइक, है ना, बाइक ऐसी बनती है, कैसी बनती है बाइक, ऐसी कुछ बाइक है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये आपकी आरबीसी बैठी है, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का काम क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो इसको क्या करना चाहिए कि ऑक्सीजन को लेके जाए और छोड़ दे इसको कहाँ पे, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, मतलब सेल्स में जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे छोड़ दे, ठीक है। ये आपके आरबीसी का नॉर्मल काम होना चाहिए। लेकिन आरबीसी क्या है, वो क्या करेगा, अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गई तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा। समझ में आ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिख गई तो ये क्या करेगा, अपने पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड को बैठा लेगा, मतलब आरबीसी क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करके ले जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, एक बार बाइक पे बैठ गया, आरबीसी वाली बाइक पे अगर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया ना तो नीचे ही नहीं उतरता है कि मैं तो नहीं उतर रहा, अब तो चलो अपन दोनों साथ में ही घूमते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी आरबीसीज है उसकी एफिनिटी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, बॉडी में अगर ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के होते हुए भी आपके आरबीसी क्या करेगा, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को से ही बाइंड करेगा। समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी सेल्स के पास में क्या नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, फिजिकल एजेंट, उसके अंदर क्या देखा, मैकेनिकल ट्रॉमा जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट्स, थर्मल इंजरी मतलब हीट एंड कोल्ड, केमिकल्स एंड ड्रग्स देखे, माइक्रोबियल एजेंट्स देखे, एजिंग देखी, ठीक है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का बेसिक सा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ताकि मेटाबॉलिक फंक्शंस हो सके, है ना, बॉडी के अंदर। और अब अगर ऑक्सीजन कम होगा तो हमें क्या, एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा सेल्स में, ठीक है। अच्छा, इससे यहीं पे मुझे एक और बात यहाँ पे ये ध्यान आती है कि अगर आपको ध्यान हो, अगर आप कभी से जब जिम वगैरह जाते हो ना, है ना, तो पहले दिन तो एकदम से एक्साइटमेंट में चले गए जिम, ठीक है, लेकिन जब जिम से वापस आते हो, सोते हो, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको ना एकदम बॉडी पेन करने लगता है, एकदम सोर, एकदम दर्द करने लगता है ना, आपकी मसल्स वगैरह एकदम सोर मसल्स, है ना, हाथ पैर वगैरह ऐसे दर्द करने लगते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हो ना। तो देखो उसका रीज़न लैक्टिक एसिड ही होता है। समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है ना, ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। इजंट इट इंटरेस्टिंग, है ना। तो चलो, अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पे कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम हमारे जो एक्चुअल एडेप्टेशन है, जैसे कि एट्रोफी हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।